नमस्कार। आज जो हम आपसे बात करने आए हैं इसमें वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में कई तरह के डाउट्स लोगों के मन में चल रहे हैं, कई तरह के सवाल लोगों के मन में उभर रहे हैं कि क्या वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर वैक्सीनेशन जो है लेना चाहिए तो कौन-सा लेना चाहिए? इसकी एफिकेसी रेट क्या है? तरह-तरह की जो बातें लोगों के चर्चाओं में आ रही हैं, लोगों के मन में आ रही हैं। कई लोगों का ये सवाल उठता है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है? किन तरह के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए? कौन-सी दवाई कंटिन्यू रखनी है, कौन-सी नहीं रखनी है? तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जवाब जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से जो जवाब है उनके जो आईसीएमआर है उसके जवाब के हिसाब से ये बताए गए हैं। तो आइए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन के फॉर्म में हम जानते चलेंगे कि क्या क्या सवाल संभावित हो सकते हैं और उसके क्या जवाब हैं। सबसे पहली बात है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो जो वैक्सीन बनने का जो प्रोसेस है, जो लाइसेंसिंग होती है, यानी जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वैक्सीन को यूज करने का, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो क्विकली जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, ताकि जब आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको ये पहले से पता रहेगा, तो ये आसान रहेगा समझने में। देखिए, जो वैक्सीनेशन के ट्रायल है उसके कई जो है 4 चरण होते हैं, है ना। जो पहला चरण होता है वो क्या है? वो है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? इसमें जनरली क्या है कि जो इसमें एनिमल्स पे लेबोरेटरी, इसको एक्सप्लोरेटरी फेज भी कहते हैं, और एनिमल्स पे इस पे जो है दवाइयों को प्रयोग किया जाता है। एनिमल्स का मतलब कैसे एनिमल्स पे? वैसे एनिमल्स जिनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन से मिलता जुलता है, उस पर ट्राई करते हैं, है ना। जैसे माइस हो गया, है ना, माइस। और जैसे अगर आप बात करें तो जैसे बंदर हो गया, तो इन सब चीजों इन सब ऐसे जानवरों पे पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद क्या है कि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये काफी कम नंबर में होते हैं। कम का मतलब 100 से कम नंबर में जो है ये ट्रायल होता है। ये जो है ह्यूमन ट्रायल है। इसमें क्या है? वैक्सीन की सेफ्टी, इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है और कितनी डोजेस में इस्तेमाल करना चाहिए, ये किया जाता है। ये है आपका फेज 1। इसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 जो क्लिनिकल ट्रायल है ये भी ह्यूमन पे किया जाता है, लेकिन इसमें जो सैंपल साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। यानी जो फ्यू हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा लोगों पे ये ट्रायल करके फिर उसकी रिपोर्ट्स का स्टडी किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें भी अगेन जो सेफ्टी है और जो एबिलिटी टू जनरेट रिस्पॉन्स है, कि जैसे अगर आप किसी पे एडमिनिस्टर किया गया वैक्सीन, तो जो उसमें इम्यून सिस्टम, जो इम्यून जो उसमें बनना शुरू हुआ, वो कितना बना, इसकी जांच, इसकी जो है स्टडी होती है। फिर है आपका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? ये जो सैंपल साइज और बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट, जैसे उसमें क्या है, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग न्यूट्रिशन फूड हैबिट्स के लोग, अलग अलग रीजन के लोग लिए जाते हैं और उन पर जो है वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जो डिजीज है उसके खिलाफ जो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के पर जो है इसका परीक्षण किया जाता है और उससे उसकी स्टडी की जाती है। इसमें जो है अमूमन 1 से 2 साल का वक्त लगता है और उसके बाद होता है अप्रूवल स्टेज। जब ये सारी रिपोर्ट्स जो है, ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो सीडीएससीओ, जो भारत की संस्था है जो ये अप्रूवल देती है दवाइयों और ड्रग्स को और वैक्सीन को, वो इसको जो है अप्रूव करती है। उस फाइल होने के बाद भी कई देशों में और जो है एक और स्टेज होता है, और अमूमन जो है इस अप्रूवल स्टेज के बाद ये मास कंजम्पशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज में फेज 4 भी होती है, और फेज 4 का क्या होता है कि जैसे मान लो वैक्सीनेशन हो गया और मान लीजिए लाखों में, हजारों में या 15,000 50,000 में एक केस कोई आ रहा है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ये इसके जो है कुछ इफेक्ट्स खराब आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो उसको रिपोर्ट कर सकता है, ताकि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी इसको बना रही है या फिर सरकार इस पर एक्शन लेके इसको और बेहतर बना सके। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या सारे फेजेस हैं। ये फेज जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे जब और सवाल आएंगे तो उसको समझने में ये आपको मदद करेगा। तो जल्दी से हम मूव करते हैं कि अगला और सवाल क्या हो सकता है। कि जैसे अभी चर्चा में है कि देखो, भारत में तो क्या है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, तुरंत से इमरजेंसी यूज के लिए इसको ऑथराइज किया गया है। तो क्या वैक्सीन जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या इससे कोई खतरा तो नहीं है? तो देखिए, जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या है इसको समझ लें। इससे कोई खतरा नहीं है। इसमें क्या है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है ये नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और इसमें क्या है कि जो भी है इसमें रिगरस असेसमेंट होती है लेबोरेटरी की, और जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है जो हमने फेज 1 2 3 4 बोला, 2 3 तक सॉरी, उसका जो है असेसमेंट होता है। और जब अगर मान लीजिए फेज 3 के, यानी जो हजारों की संख्या में जो हमने कहा डेटा, अगर उससे पहले अगर दे दिया जाता है, यानी फेज 3 का ट्रायल कंडक्ट होने से पहले अगर ऑथराइज किया जाता है, तो उसको कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका एक प्रोसेस है, इसकी एक गाइडलाइंस है। ये नहीं है कि किसी को ऐसे दे दिया जाता है हड़बड़ी में, नहीं। इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होती है, तभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी दिया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से दिया गया है। और ये भी बता दूं कि जो भारत का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का जो गाइडलाइंस है, वो जो ग्लोबल गाइडलाइंस है उसके सिंक है, मतलब उसी तरह का है, उसी स्टैंडर्ड का है। तो ये घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि अगर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है तो ये सवाल मन में पैदा होने लगे कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि क्या ये जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है क्या ये कोरोना में ही शुरू हुआ है और बिल्कुल नहीं है, नया मतलब ये नया है क्या हम इसका असर पहली बार देख रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। देखिए पुराने टाइम से हमेशा से ये सिस्टम रहा है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पहले भी दिया गया है। जैसे देखिए एंट्रोवायरस H7N9 इन्फ्लुएंजा के लिए या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी इसके लिए एंथ्रैक्स, इबोला, दुनिया में ये सिस्टम पहले भी रहा है कि जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा से तेजी से फैलने वाली बीमारी होती है तो क्या होता है कि इस तरह का जो है ऑथराइजेशन दिया जाता है। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए शंका करने का कोई ठोस वजह नहीं है। दूसरा, अगर हम आगे बात करें तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जो ड्रग डेवलप करने में जो वैक्सीन होता है उसको डेवलप करने में क्या होता है कि कई साल लगते हैं, अमूमन 10 से 12 साल लगते हैं। तो ये इतनी जल्दी कैसे बन गया? क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या है कि जब हमने जो आपको 4 स्टेज बताए, हर स्टेज पे कई सारे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के पास फाइल्स जाती है, रेगुलेटरी बॉडीज फिर उसको अप्रूव करती हैं, इट टेक्स टाइम। लेकिन जब ह्यूमैनिटी के सामने इतना बड़ा संकट हो तो क्या होता है कि दोनों ही मिलकर, जो कंपनीज हैं, जो लेबोरेटरीज हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दोनों सिंक होकर काम करती हैं और दोनों को जल्दी है कि जल्दी से हमें ये बनाना है ताकि ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। तो कई सारे जो है वो लंबे रास्ते छोड़कर जो है वो तुरंत जो है अप्रूवल देते हैं। तुरंत अप्रूवल देने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेंगे या उसकी ठीक से जांच नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो 24/7 जो है वो काम करते हैं और उसको जल्द जो है जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं। इसलिए ये कोई कारण नहीं है शक करने का। तो आई गेस ये भी सवाल आपके मन में अगर होगा तो ये जो है सॉल्व हो गया होगा। अब जल्दी से हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं कि और क्या सवाल आ सकते हैं मन में। एक जनरली ये बात आती है कि जो कोवैक्सीन है ये फेज 3 ट्रायल रिजल्ट से पहले दे दिया गया था, तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए फेज 3 ट्रायल हमने क्या कहा, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में बस यही अंतर है कि जो सैंपल साइज है उसका अंतर है। फेज 3 में क्या होता है कि जो बड़े लोगों पे ट्राई किया जाता है और फेज 2 में कम लोगों पे ट्राई किया जाता है। तो बहुत रेयर चांस होता है कि फेज 2 और फेज 3 के जो आउटकम्स हैं उसमें डिफरेंस हो। तो क्या होता है कि जब पूरे ह्यूमैनिटी एक बड़े पेंडेमिक से गुजर रहा हो तो फेज 3 का इंतजार करना ये भी कोई वायबल ऑप्शन नहीं था बाकी गवर्नमेंट के पास या बाकी जो है जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके पास। तो इसलिए वो जो है उसको बचाने के लिए वो पहले अलाउ करते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह से ICMR कहती है कि ये बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसलिए जो है रेगुलेटरी बॉडीज ने इसका इस्तेमाल जो है फेज 3 ट्रायल से पहले करने के लिए जो है अलाउ किया। अब सवाल है कि क्या जो भी वैक्सीन हमारे यहाँ पे चल रहा है उनको जिनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है क्या वो सारे नीडेड क्लिनिकल ट्रायल्स पास हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। चाहे वो दोनों ही कोविड वैक्सीन जो यहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर जो दूसरा कोवैक्सीन है, दोनों ही क्लिनिकल ट्रायल जो है उसको किया गया है। और जो कोविशील्ड है उसने तो फेज 3 ट्रायल भी यूके में किया गया है और इंडिया में ब्रिजिंग ट्रायल किया गया है। ठीक है, तो अगला सवाल यह हो सकता है, कई लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इसका एफिकेसी रेट यहाँ है, अलग अलग जगह पढ़ते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए इसको समझने की जरूरत है कि एफिकेसी रेट का कितना मतलब है और क्या मतलब है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई इसमें के डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें सिर्फ इसका जीत समझना है, आंसर समझना है। तो मैं आपको बताऊं कि जो एफिकेसी रेट है इसमें क्या है कि 2-3 तरह से एफिकेसी रेट देखा जा सकता है। एक तो ये देखा जा सकता है कि इन्फेक्शन ही नहीं हो। तो यहाँ पे जो भी जितने भी डेटा आ रहे हैं हमारे पास वो इन्फेक्शन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। एक वैक्सीन लेने के बाद क्या हो सकता है, देखिए कुछ सारे स्टेजेस हो सकते हैं, जल्दी से इसको देखें क्या हो सकता है। देखो या तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन ही ना हो, बहुत बढ़िया बात है, इन्फेक्शन नहीं होगी तो बात ही खत्म है। दूसरा हो सकता है कि इन्फेक्शन हो लेकिन कोई सिम्टम ना हो। तीसरी बात हो सकती है कि थोड़े से सिम्टम्स हो, है ना, मान लो घंटा 2 घंटा बुखार आया, कुछ आया और फिर ठीक हो गया। तीसरा हो सकता है एक और फेज इसमें हो सकता है कि मॉडरेट हो, मतलब थोड़ा सा हुआ और मॉडरेट जो है सिम्टम हुआ और फिर ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि सीवियर सिम्टम हो, बहुत ज्यादा सिम्टम हो जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत हो जाए और वर्स्ट केस हो सकता है कि डेथ हो जाए। तो हम देखते हैं कि एफिकेसी रेट अगर हम इसकी बात करें, यहां तक की बात करें कि सीवियर, ऑक्सीजन की जरूरत और मृत्यु, अगर इसमें जाने वाले जो केस हैं अगर सारे की बात करें तो 99.9% जो है इसकी एफिकेसी रेट है कि अगर आपने खुद को वैक्सीनेट किया है तो 99.9% चांस है कि आप इस वाले श्रेणी में नहीं जाएंगे, मतलब सीवियर सिम्टम्स नहीं आएंगे और ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होगी और मतलब कम होगी। नहीं, जब मैं कह रहा हूं तो बहुत ही रेयर इतना चांस है 0.1%। और जब मैं यहां 9 लिख रहा हूं तो अलग अलग जो वैक्सीन है उसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर है जिसका कोई एम्पेरिकल डेटा अभी अवेलेबल नहीं है तो उसको कंपेरिजन ठीक से किया जा सके। वैसे तो लोग अलग अलग कंपेरिजन कर रहे हैं, अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी तक कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो इस कैटेगरी में फॉल करने के चांस निहायत ही कम है, बहुत ही कम है। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। अब अगर हम आगे बढ़े कि देखो भाई कितने सेफ हैं, हमने अगर वैक्सीनेशन ले लिया तो हम कितने सेफ हैं, इसका हम एक जो है एक कंपैरिजन करके समझ लेते हैं कि कितने सेफ हैं, राइट। तो इसको क्या करते हैं, देखो भाई हमने अगर वैक्सीनेशन ले लिया तो दो तरह से इसको देख सकते हैं, एक इन्फेक्शन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं और दूसरा जो है फर्स्ट केस क्या होता है इन्फेक्शन के बाद,
डेथ हो जा रही है लोगों की, है ना। तो जो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि भाई डेथ से किसी तरह बचे। देखो डेथ से तो कोई नहीं बच सकता है, लेकिन कोरोना से, अबे कोरोना से मरना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अब जो देश की सीमा पे जाके मर गए, कुछ हो गया, कुछ बड़ा काम के लिए मर गए, वो तो ठीक है। कोरोना से मर जाए तो भाई ये तो ठीक बात नहीं है। तो हम क्या करें, इन्फेक्शन और डेथ दोनों के हिसाब से हम देखें कि कौन से में कितना काम करता है। अब इन्फेक्शन की दृष्टि से हम देखते हैं कि अगर विदाउट वैक्सीनेशन है तो अभी कुछ दिन पहले का अगर डेटा देखें तो 36% जो है वो जो पॉजिटिविटी रेट, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और हर दिन भी अलग अलग हो रहा है। तो मैं एक दो दिन पहले का जो डेटा है उसके हिसाब से कि अगर 100 लोगों को चेक किया गया तो उसमें 36 लोग पॉजिटिव निकल जा रहे हैं, यानी कि 10,000 में देखें तो 3600 लोग जो है वो विदाउट वैक्सीनेशन अगर हैं तो उनका इन्फेक्टेड होने का चांस है। आई गेस एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया और तो क्या चांस है कि 10,000 में से 3600 लोग, यानी 100 में से 36 लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इन्फेक्टेड। अब अगर वैक्सीनेशन आपको है तो 10,000 में से 4 लोग करीब करीब उनको इन्फेक्शन होगा, 10,000 में से 4 लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस होगा। तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जा रही है। दूसरी बात, इन्फेक्शन होगा का मतलब सीवियर वाला, जो मैंने पीछे बताया था कि सीवियर इन्फेक्शन होगा, सिम्टम्स आएंगे, लेकिन सीवियर सिम्टम्स जिसमें वेंटिलेटर ऑक्सीजन इसकी जरूरत होगी, वो केस जो है इतना चांस है कि 10,000 लोगों में से 4 लोगों को ये चांस हो, है ना। तो ये चीज है, ये डेटा इसलिए रखा जा रहा है कि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी पैंडेमिक होता है या कुछ होता है तो एक गलत इंफॉर्मेशन की भी बाहर आ जाती है, जिसको क्या कह सकते हैं, इन्फोडेमिक आ जाता है। तो उससे भी बचाना जो सभी जिम्मेदार लोगों का काम है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से बताना जरूरी है कि फिर भी 4 लोग हैं 10,000 में से जिसका हो सकता है, ये डेटा है। अब आते हैं डेथ की बात। अगर विदाउट वैक्सीनेशन है तो दिल्ली में जो डेथ रेट अभी है वो है 1.7%, केरला में है 0.14%। दिल्ली का और केरला और भी ले सकते थे, लेकिन एक समझने के लिए, और इंडिया में जो है 1.3%। इसका क्या मतलब है कि अगर आप समझ रहे हैं परसेंट में 100 लोग हैं उसमें से 1.7 यानी करीब, अगर आप 10,000 के डाटा ले रहे हैं इंडिया में तो 130 लोगों की जो है वो डेथ हो जा रही है। ठीक है, 10,000 में 130 लोगों की डेथ हो जा रही है अगर आप विदाउट वैक्सीनेशन हैं। वहीं पे अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो क्या है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब अगर आपने दोनों डोज लिया हुआ है तो 10 लाख में 3 लोगों के मृत्यु का जो है डेटा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये चांस है कि 10 लाख में से 3 लोगों की डेथ होगी। तो आप खुद देखिए कि आपको किस में जाना है, इसमें जाना है या इसमें जाना है ना। आपको आपका जवाब खुद मिलेगा। मुझे तो बस इतना कहना है, बाकी जिंदगी आपकी, फैसला आपका। दूसरा बात है कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन है तो क्या उसको लेना चाहिए। देखिए कोविड इन्फेक्शन अगर हो गया है तो भी उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको कोविड है तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएगा तो वो ज्यादा लोगों को फैला देगा, एक चीज। और दूसरी चीज ये कहा जाता है कि एटलीस्ट नेगेटिव होने के 14 डेज तक तो इंतजार करना ही चाहिए। लेकिन एक जो है मैं ये सलाह दूंगा कि 1 महीने से ज्यादा जो है उनको रुकना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्फेक्टेड होते हैं और ठीक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे भी एंटीबॉडीज बनते हैं, तो शुरू में तो उसका मतलब उससे काम चल जाएगा और उसके बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन लेना जरूर चाहिए। दूसरी बात है कि क्या ये नेसेसरी है कोविड 19 जिनको ठीक हो गया उनको भी लेना, तो बिल्कुल ये एडवाइजेबल है कि उनको भी लेना चाहिए। बस अब अगला सवाल ये है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीनेशन के बाद, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या 3 तरह की बातें हो सकती है। एक, लोग वो हो सकते हैं जिनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर तो वो खुश है, वो कहेंगे भाई मैं तो बहुत बहादुर हूं, मेरे पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो बहुत बढ़िया बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है नॉर्मल साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों के आ सकते हैं, जैसे आम जहां पे जो है लगाया गया वहां पे पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया मतलब उल्टी करने की इच्छा हो सकती है, या फिर आपको हल्का बुखार आ सकता है, बदन में दर्द हो सकता है ना। और इस तरह का कई बार गिडनेस, चक्कर आता है लोगों को। तो इस तरह की चिल्स, है ना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इससे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। काफी सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर एक दिन में आप जो नॉर्मल दवा पैरासीटामोल या जो भी डॉक्टर वहां पे बता भी देते हैं वो आप लेंगे और सामान्य दवा लेने से आप ठीक हो जाएंगे। तीसरा होता है जिसको कहा जाता है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। ये जो है ये बहुत ही रेयर है। इसमें क्या होता है कि सीवियर कंडीशंस होती हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। इसका कोई डेटा नहीं है, बहुत ही रेयर है, करीब आप ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है। और डेथ, हाँ कुछ रिपोर्ट्स जरूर आई हैं कि वैक्सीन के बारे में डेथ हो गया है, वो मैं आपको बताऊं तो जो ये कमिटी है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी, उसके चेयरमैन ने कहा है कि कोई भी स्पष्ट जो है कॉजल लिंक रिलेशन नहीं है, कॉजल लिंक जो है डेथ और वैक्सीन में। कहने का मतलब यह है कि जो वैक्सीन है और जो डेथ है, जितने रिपोर्ट हुए अभी तक के मामले में, उसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इन दोनों में कि डेथ का जो कॉज है वो वैक्सीन ही था। अभी तक ये प्रूव नहीं है। कई सारी चीजें हो सकती है, चूंकि डाटा इतना इनसफिशिएंट है कि अभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद तो ये डेटा है जितने लोगों की मौत हुई है इसके बाद, वैक्सीनेशन के बाद, वो संख्या बहुत ही कम है। इसलिए इसको कंसीडर करना एक तरह से बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये आर्म पेन, हेडेक, फीवर, ये सब एकदम सामान्य बात है। एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ये फीवर नहीं आया, इसका मतलब हमारे यहाँ एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। तो देखिए इसमें जो फाइजर ने एक जो है स्टडी किया था, उसमें जितने लोगों को एडमिनिस्टर किया गया उसमें करीब 90% लोगों में एंटीबॉडीज बना, लेकिन जितने लोगों को एडमिनिस्टर किया करीब उनके 50% लोगों पर ही जो है साइड इफेक्ट्स हुए, बाकी को कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये जो है स्टडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाहे आप पे साइड इफेक्ट्स हो या नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हो, इसका कोई संबंध एंटीबॉडी के बनने से नहीं है।
ये 90% लोगों में एंटीबॉडी बनता ही बनता है ना। तो ये ठीक है। तो आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल गया। अब सवाल है कि किन किन को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में कोई इस तरह का लिस्ट तो नहीं है, लेकिन जनरली प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन पे चूंकि अभी चेक नहीं किया गया है, तो अभी फिलहाल के लिए उनको एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है। जब इसके बारे में जो अथॉरिटी है वो जब बताएगी तो फिर ले सकते हैं। और ये जो है उसके बाद जिनको एक कोविड डोज लग गया हो, उनको अगर मान लो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो फिर वो अगला डोज नहीं लेंगे। और बाकी जिन्होंने सार्स CoV-2 का या अलग अलग वैक्सीन लिए हैं वो अभी नहीं लेंगे। वो टेम्परेरी जो है कहा गया है कि उनको अभी नहीं लेना है। इसके बाद सवाल आता है कि कौन कौन सी दवा रोक देनी चाहिए। अभी तक जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से कोई ऐसी दवा नहीं है जो एडमिनिस्टर करने के बाद मना किया गया हो, वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद मना किया गया हो। एक बात। दूसरी बात, आप जहां पे एडमिनिस्टर किया जाता है अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछ सकते हैं फिर भी कि भाई ये दवा ले रहा हूं, वैक्सीन तो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये पूछ सकते हैं। ये बहुत ही आम सवाल है, लेकिन जनरली कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो इंसान जो दवा ले रहा है वो उसको लेते कंटिन्यू रख सकता है। अब सवाल है कि जो क्रोनिक डिजीज है जैसे कार्डियक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, पल्मोनरी यानी सांस का जो बीमारी है, और बाकी सारी जो चीजें हैं, उसमें क्या है, इसमें कहा गया कि इनके लिए कोई इंडिकेशन अभी नहीं है। वो भी वैक्सीन ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से हम बात करेंगे कि भाई क्या ये सेफ है बाकी लोगों के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, तो इसमें है कि जो भी इन कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको ये सब बीमारी पहले से है, बल्कि उनको तो पहले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना का उन पर ज्यादा असर होता है। तो इसके लिए कोई अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं है, उनको मना नहीं किया गया है, वो वैक्सीन ले सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई वैक्सीनेशन ले लिया तो कितने दिनों के बाद हमारे बॉडी में इम्यून डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये करीब पूरा जो इंटायर वैक्सीनेशन शेड्यूल है, यानी अगर दो डोज लेना है, अगर आपने दोनों डोज ले लिया, उसके 2 से 3 वीक के बाद, दोनों डोज लेने के 2 से 3 वीक के बाद आपके शरीर में इम्यून वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में अमूमन जो सारे सवाल आए होंगे वो आपके उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू।